हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, आप सब अच्छे से होंगे। और देखिए ये जो है ये पॉलिटी जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किए हैं उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। और कल का जो लेक्चर है, कल का जो हमारा टॉपिक था लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था दैट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वही आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है इंडियन पॉलिटी में आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, कुछ ही चैप्टर पढ़ने हैं। उसमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही मुझे लगता है सबसे बड़ा चैप्टर है। तो क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे जो हैं सब टॉपिक्स भी इधर ही कवर करवाऊंगा। तो इसमें जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्लियामेंट हैं, या क्या इसको हम बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ बड़े 2-3 चैप्टर्स हैं। इनको मैं जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। फिर जो है बाकी वो छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, तो चलिए कल का लेक्चर जो है वही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, कल का टॉपिक ही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। देखिए मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक रूल बुक होती है। क्या होता है? ये एक रूल बुक होती है, इसमें रूल्स लिखे होते हैं। वो रूल्स किसके लिए होते हैं? उनमें ये लिखा होता है कि एक कंट्री जो है उसको हम कैसे गवर्न करेंगे, एक कंट्री को कैसे गवर्न करेंगे, एक कंट्री को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा होता है, उन रूल्स में ये भी लिखा होता है कि एक सिटीजन जो है उसके राइट जो है वो हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। उसमें ये भी लिखा होता है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के क्या पावर्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि पहले स्वराज पार्टी ने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। उसके बाद एम एन रॉय साहब आए। ठीक है, इस तरीके से फिर लास्ट पे क्या हुआ, शाबाश, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो तैयार किया गया। ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फिर कितने मेंबर्स थे? शाबाश, उधर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे। कितने थे? शाबाश, 389 मेंबर्स थे। उन 389 मेंबर्स में से फिर कितने बचे? सिर्फ 299 मेंबर्स बचे। 299 मेंबर्स ही क्यों बचे लास्ट में? क्योंकि इसमें क्या हुआ, जब पाकिस्तान को सेपरेट नेशन डिक्लेयर किया गया तो ये जो 389 मेंबर्स थे इनमें से पाकिस्तान के मेंबर जो हैं वो भाग गए थे, है ना। इसलिए फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखी उसमें ओनली 299 मेंबर्स थे। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो 389 मेंबर्स हैं ये 11 गवर्नर प्रोविंसेस से आए थे, है ना। 11 गवर्नर प्रोविंसेस से आए थे। और कहां से आए थे? शाबाश, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आए थे, है ना। और 93 जो है वो नॉमिनेटेड थे। वो कहां से आए थे? प्रिंसली स्टेटस से। याद है आपको ये, है ना। ठीक है, यहां तक तो ठीक है ना। शाबाश, ये जो 11 गवर्नर प्रोविंस है यहां से कितने आए थे? यहां से 292 आए थे। देखिए मैंने आपको कल भी बोला था और आज ही बोल रहा हूं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप्स की लिंक भी है और मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी है। ठीक है, कोई टर्म होती है, कोई सेंटेंस होता है, कुछ भी होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैंने आपको कल बोला था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? शाबाश, इसमें 389 मेंबर्स थे, यहाँ आपके ये 299 मेंबर्स थे। ठीक है, इनका काम क्या था? ये एक मान लीजिए एक असेंबली थी। इसमें क्या इनको क्या करना था? इनको हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखना था। अब कुछ पॉइंट्स हमने कल इसके डिस्कस किए, हम वही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है मेरे दोस्तों, ठीक है, यहां पे मैंने आपको बोला भारत के तमाम इलाकों से यहां पे मेंबर आए हुए थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना, इसमें 3 किस्म के मेंबर थे। याद रखना, याद रखना, इसमें 3 किस्म के मेंबर थे। कितने किस्म के? 3 किस्म के मेंबर। एक मेंबर ऐसे थे जो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, जो मुस्लिम कम्युनिटी से आए हुए थे। दूसरा जो थी वो थी सिख कम्युनिटी से। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी जो थी वो जनरल कैटेगरी की थी। लेकिन यहां पे जो याद रखने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि ये जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में कौन सा मजहब के लोग आते थे? जैसे मैंने आपको बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 3 कैटेगरीज के लोग थे। एक में वो थे जो मुस्लिम मेंबर्स थे, दूसरा वो थे जो कौन थे? जो सिख कम्युनिटी से आए हुए थे, तीसरा वो थे जो जनरल कैटेगरी के हैं। जनरल कैटेगरी का मतलब है मेरे दोस्तों जो हिंदुइज्म जो है ना, जो हिंदुइज्म रिलीजन से ताल्लुक रखते थे, जो हिंदूज थे। ठीक है, लेकिन
इस जनरल कैटेगरी में सिर्फ हिंदूज ही नहीं आते थे, इस जनरल कैटेगरी में बाकी जितने भी रिलीजन्स हैं ना, जैसे पारसीज थे, बुद्धिस्ट थे, जैन थे, जो भी थे, ठीक है, तो वो इस जनरल कैटेगरी में उनको इन्वॉल्व किया गया था, उनको इसके साथ कैटेगराइज किया गया था। फिर से समझा देता हूं, मैंने आपको बताया यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 3 कैटेगरीज के लोग थे। एक वो थे जो मुस्लिम कम्युनिटी से आए थे, दूसरे वो थे जो सिख कम्युनिटी से आए थे, तीसरे थे जनरल कैटेगरी के। जनरल कैटेगरी में कौन से आते थे? जो हिंदूज थे, जो पारसीज थे, जितने भी रिलीजन मुस्लिम और सिख के बगैर बचे थे ना, उनको जनरल कैटेगरी में डाला गया था। अब समझ आ गया? मैंने बोला आपको सीट एलोकेशन कैसे की गई थी, सीट्स कैसे अलॉट की गई थी। मुस्लिम्स को अलग दिए गए थे, सिख्स को अलग दिए गए थे। मुस्लिम्स और सिख्स के बगैर बाकी जितने भी रिलीजन्स बचे थे ना, उनको एक ही नाम दिया गया उस कैटेगरी का, उसका नाम रखा गया है जनरल कैटेगरी। ठीक है, अब समझ में आ गया? देखिए, हाँ, कल मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनको प्रोविंशियल असेंबली जो है, प्रोविंशियल असेंबलीज जो थी, प्रोविंशियल असेंबलीज उस टाइम पे जो थी, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना था। ठीक है, लेकिन अब बात ये रहती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर हैं वहां पे उनको कैसे चुना गया था। याद रखिएगा, आपको यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। उनको चुना गया था थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब सर ये क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे जब हम वोटिंग सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिएगा, देखिए जब हम आज कोई भी वोट डालने जाते हैं, सरपंच इलेक्शन का हो या कोई एमपी का इलेक्शन होगा, ठीक है, पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, असेंबली का इलेक्शन होगा, तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक पार्टी को वोट देते हैं, किसी एक कैंडिडेट को वोट देते हैं। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो होता है, यहां पे आप एक कैंडिडेट को वोट नहीं देते हो। यहां पे क्या होता है, यहां पे एक, मान लीजिए ऐसा एक लिस्ट होगा, उसमें कैंडिडेट पहले नंबर पे एक कैंडिडेट होगा, दूसरे नंबर पे दूसरा होगा, तीसरे पे ऐसे ही कुछ लिखे होंगे, सीरियल लिखे होंगे। फिर आपको प्रेफरेंस देनी है कि मैं पहले जो है प्रेफरेंस बीजेपी को देता हूं, दूसरी प्रेफरेंस जो है वो मैं किसको देता हूं, कांग्रेस को देता हूं। इसी तरीके से, यानी कि मतलब कहने का ये है कि वहां पे आप सिर्फ एक ही पार्टी को वोट नहीं कर रहे हो, वहां पे आप मल्टीपल पार्टीज को वोट कर रहे हो, लेकिन आप प्रियॉरिटी देते हो, आप प्रेफरेंस देते हो। मुझे लगता है सबसे अच्छा जो है वो बीजेपी है, या सबसे अच्छा जो है वो कांग्रेस है, उसके बाद जो मेरी दूसरी प्रेफरेंस है वो समाजवादी पार्टी को है। ऐसे ही मतलब आप वहां पे एक ही वोट डालते हो, लेकिन आप एक वोट जो है आप 2-3 कैंडिडेट्स को देते हो। ठीक है, ज्यादा यहां पे इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि लेक्चर फिर इसी के साथ, वोटिंग सिस्टम के साथ ही चला जाएगा। तो याद इतना रखिए आप कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनको प्रोविंशियल असेंबलीज के लोगों ने बनाया था। ठीक है, और कैसे बनाया था? थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हाँ, अगर किसी को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। ठीक है, बाकी वरना हमें ये आगे अलग से एक चैप्टर है वोटिंग सिस्टम का, वहां पे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखिए, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, याद रखिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड नहीं थे। ठीक है, उनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, उनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, वो लोगों के द्वारा चुने गए नहीं थे। ठीक है, उनको किन्होंने चुना? उनको चुना प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर थे उन्होंने चुना। जैसे आज हम अपना एमपी चुनते हैं, हम खुद अपना वोट डालते हैं एमपी को, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उनको लोगों ने वोट नहीं डाला। उनको किसने वोट डाला? शाबाश, उनको वोट डाला प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स ने। ठीक है, तो इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप याद रखोगे मेन पॉइंट यही है यहां पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया, इसका मतलब यह है कि इनको लोगों ने वोट नहीं डाला। ठीक है, शाबाश। देखिए आगे फिर क्या है, हाँ, यहां पे एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, गांधी जी, अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वहां पे मेरे दोस्तों ऑप्शन बहुत सारे होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। एक होगा गांधी जी, दूसरा होगा सुभाष, दूसरा होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का, और भी सारे ऑप्शन होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि गांधी जी वाहिद एक ऐसे खतरनाक फ्रीडम फाइटर थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। याद रखिएगा, आपको याद रखना है, गांधी जी जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था। ठीक है, याद रहेगा ना आप? शाबाश। देखिए, उसके बाद आप ये याद रखोगे, मैंने आपको बोला था ना कि 93 मेंबर जो हैं वो प्रिंसली स्टेट से आने वाले थे, उनको सीधा जो वहां का महाराजा था, जो वहां के नवाब थे, उनको ही लिख के भेजना था कि हम अपनी तरफ से इस मेंबर को भेजते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग हुई, ठीक है, पहली मीटिंग हुई, तो पहली मीटिंग में
जो ये प्रिंस स्टेट्स के मेंबर थे ना, ये नहीं आए, कोई भी नहीं आया। ठीक है, प्रिंस स्टेट्स बोल रहे थे कि हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से। ठीक है, तो उसके बाद 1947 के बाद वो थोड़ा थोड़ा जो है एक एक दो करके वो ज्वाइन होने लगे एंड एट द एंड वो सारे फिर मिल गए थे। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में 93 जो थे उन्होंने डिनाई किया था, बोला था कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं बनने वाले। ठीक है, ये बात भी याद रखना। अब देखिए, हाँ, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे पूछा जा सकता है। यहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आप पीवाईक्यू अगर चेक करोगे ना जेके एसएसबी के, देखना वहां पे ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। देखना आप, फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बनाई गई, मेंबर को चुना गया, अब इनको मीटिंग करनी थी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखना था, वो स्टार्ट करना था। तो सबसे पहली मीटिंग जो है वो किस डेट को हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहली मीटिंग जो है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, दैट टुक प्लेस ऑन 9 दिसंबर 1946। पहली मीटिंग जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। हाँ, अब अगर आपसे कोई पूछेगा ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसको कब बनाया गया था, उसको बनाया गया था नवंबर 1946 में। पहले ये डेट आप नोट करो। ठीक है, ये डेट नोट करो, नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया, तैयार हुई। ठीक है, मेंबर्स को सारे जितने भी मेंबर्स हैं उनको चुना गया। ठीक है, तो अब ये ग्रुप बन गया, अब उनको मीटिंग करनी थी। पहली मीटिंग फिर ये कब इन्होंने की, वो इन्होंने की 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। यहीं पे मैं आपको दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बताता हूं। अगर ये पूछा गया, ये बताओ भाई लास्ट मीटिंग कब हुई थी, पहला तो हमें पता है 9 दिसंबर 1946 को हुई। लास्ट मीटिंग कब हुई, लास्ट मीटिंग जो है वो हुई 24 जनवरी 1946 को। सॉरी वो 24 जनवरी 1950 को ही ये लास्ट मीटिंग। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग उन्होंने की और 9 दिसंबर 1946 उन्होंने पहली मीटिंग की। ठीक है, अब देखिए, जब फर्स्ट मीटिंग हुई तो उसमें याद रखिएगा मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट किया। मैंने आपको पहले ही बोला मुस्लिम लीग बार बार ये बाइकआउट क्यों कर रही थी, क्योंकि वो बोल रही थी कि हमें सेपरेट नेशन चाहिए। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने फर्स्ट मीटिंग को बाइकआउट किया, याद रहेगा ना। और इसका मतलब ये है, जब मुस्लिम लीग के मेंबर्स नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कि फर्स्ट मीटिंग में 389 मेंबर्स नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए पहली मीटिंग में मुस्लिम लीग ने जो बाइकआउट किया ये मीटिंग, तो उसकी वजह से सिर्फ 211 मेंबर ही थे पहली मीटिंग में। ठीक है, और फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ, और फर्स्ट मीटिंग में इंटीरियम प्रेसिडेंट को चुना गया। इंटीरियम प्रेसिडेंट मतलब टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट को चुना गया था। ठीक है, यानी कि जब जैसे ही पहली मीटिंग हुई उन्होंने बोला कि सबसे पहले आप किसी एक को प्रेसिडेंट बनाओ टेम्पोरेरीली, जब तक हम उसके लिए कुछ इलेक्शन वगैरह करेंगे, कि जब तक हम ये डिसाइड करेंगे कि परमानेंट प्रेसिडेंट कौन रहेगा इस असेंबली का, पूरे हिंदुस्तान का नहीं, मैं सिर्फ असेंबली का प्रेसिडेंट बोल रहा हूं, असेंबली का प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उस असेंबली का जो इंटीरियम प्रेसिडेंट है, यानी कि उस असेंबली का जो टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट है, वो किसको बनाया गया था, वो बनाया गया था डॉक्टर सकीनानंद सिन्हा को। किसको, सकीनानंद सिन्हा को इंटीरियम प्रेसिडेंट बनाया गया था। अब ये अगर कोई बताएगा इसी को क्यों चुना गया था, इसको इसलिए चुना गया था क्योंकि फ्रांस में ये हमने एक फ्रेंच प्रैक्टिस यहां पे इस्तेमाल किया, यानी कि जो फ्रांस है ना, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी ऐसे ही हुआ था, या उनकी जो असेंबली थी, उनका जो पार्लियामेंट है, वहां पे यही हुआ था कि जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है ना, ओल्डेस्ट मेंबर, ठीक है, ओल्डेस्ट जो होगा, ओल्डेस्ट को चुना जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पे हमने भी वही फ्रेंच प्रैक्टिस इस्तेमाल की, हमने टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट सकीनानंद सिन्हा को ही चुना। क्यों, क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेंबर था। क्या था, ये ओल्डेस्ट मेंबर था, याद रहेगा ना, इसलिए इसी को हमने चुना एज इंटीरियम प्रेसिडेंट। तो ये अगर पूछा जाएगा कि ये बताओ जो इंटीरियम प्रेसिडेंट है सकीनानंद सिन्हा, ठीक है, जो फर्स्ट इंटीरियम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, उसको कब बनाया गया था, उसको 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। पहली मीटिंग कब हुई थी, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। देखो, ज्यादा से ज्यादा आप यही पे फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करो। ठीक है, कसम से, फिर आपको पता है एक 2 मिनट लगेंगे आपको इस पीडीएफ को रिवाइज करने में। ठीक है, हाँ देखिए, फिर ये तो इंटीरियम प्रेसिडेंट था, कुछ ही दिनों के लिए इसको बनाया गया। इसके बाद क्या होता है, डॉक्टर
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, मैं फिर से बताऊंगा, पूरे भारत का प्रेसिडेंट अभी किसी को नहीं चुना गया है, अभी सिर्फ ये जो असेंबली बनाई गई है, ये मान लीजिए जो ये जैसे पार्लियामेंट बॉडी होती है उसी तरीके से जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसका प्रेसिडेंट कौन बनेगा वो ये देख रहे थे। ठीक है, पूरे भारत का प्रेसिडेंट कौन है अभी हमने वो डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी वो कोई डिसाइड ही नहीं कर रहा है, सिर्फ ये बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रेसिडेंट है वो कौन बनेगा। इंटीरियम प्रेसिडेंट पहले कौन बना, सत्येंद्रनाथ सिन्हा, कुछ ही दिनों के लिए बना। उसके बाद पहला जो परमानेंट प्रेसिडेंट बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेरे दोस्तों वो कौन था, वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। ठीक है, चलिए उसके बाद ये भी याद रखिएगा आप कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे उसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने वाइस प्रेसिडेंट थे, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट एक था, वाइस प्रेसिडेंट मेरे दोस्तों 2 थे। अब आप बताओगे कौन कौन थे। ठीक है, तो 2 जो प्रेसिडेंट थे, एक का नाम था एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी, दूसरे का नाम था वी.टी. कृष्णमाचारी। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी जो हैं ये 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। हां, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ना। ठीक है, तो पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को हमने देखा प्रेसिडेंट, इंटीरियम प्रेसिडेंट को चुना गया। अब 13 दिसंबर, ठीक है, सीक्वेंस में याद रखिएगा, 9 दिसंबर, उसके बाद 11 दिसंबर, उसके बाद 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को क्या होता है कि 13 दिसंबर को मिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस करता है। कहां पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। क्यों करता है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था ये भी मैं आपको अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना याद रखिएगा, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये लिखा गया था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हम आज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने जा रहे हैं, जो हम रूल्स लिखने जा रहे हैं, वो रूल्स किस तरीके के होने चाहिए। मतलब उसमें ये लिखा गया था कि हमारा जो हमारी जो कंट्री है ये सॉवरन रहेगी। ठीक है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं इनको रेस्पेक्ट मिलेगा, तो उस तरीके के रूल्स हमें बनाने हैं। ठीक है, इन जनरल आप ये याद रखिएगा फिलहाल कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसमें ये लिखा गया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसने उसमें यह भी लिखा था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या इसको बोलते हैं, बराबर इक्वालिटी के बेसिस पे हमारे जो कानून है वो इक्वालिटी के लिए होने चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो सबके लिए अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, सबको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से कानून हमें बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ, अब यहां पहले आप आइए, यहां पे हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स। इधर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इन्होंने रेटिफाई किया। रेटिफाई का मतलब होता है इन्होंने अप्रूव किया। ठीक है, इन्होंने क्या रेटिफाई किया, इन्होंने इंडियन मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ जो है वो इन्होंने रेटिफाई किया। कब किया, मई 1949 को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ क्या है, कॉमनवेल्थ नेशंस आपने सुना होगा, कॉमनवेल्थ नेशंस, ये वो नेशंस हैं, ये वो टेरिटरीज हैं जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्या किया था, कब्जा किया था। उसके बाद वो लिबरेट हुए, उनको ही हम कॉमनवेल्थ नेशंस बोलते हैं। तो भारत जो है, इंडिया ने बोला, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम कॉमनवेल्थ नेशंस का एक मेंबर जो है एज मेंबर रहेंगे। ठीक है, हम कॉमनवेल्थ नेशंस की मेंबरशिप जो है वो हम अप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, हम उसका मेंबर रहना चाहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत सारी कॉमनवेल्थ नेशंस में वही कंट्रीज थी जिनके ऊपर ऑलरेडी जुल्म किया था ब्रिटिशर्स ने। अब ये सोच रहे थे कि वो भी मतलब अब उन्होंने जो है हाल में ही वो भी लिबरेट हुए हैं, वो आजाद हुए हैं, हम भी मतलब जो है अभी आजाद होने वाले हैं। तो अब हमारे जो इंटरेस्ट है वो कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, तो उन पे हम काम करेंगे। तो जो हम ये कह सकते हैं कि हम एक साथ जो है काम करेंगे और नेशन को डेवलप करेंगे। ठीक है, जो भी था ये याद रखना है आपको, कॉमनवेल्थ नेशंस की मेंबरशिप जो है वो रेटिफाई की, वो एक्सेप्ट की। किसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कब किया, मई 1949 में। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारे काम किए। अरे सर कौन कौन से काम किए वो तो बताओ। हाँ, बताने जा रहा हूं, एक सेकेंड। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसके बाद हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया।
मैं बता रहा हूं आपको, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया किसने? उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया। कब किया? क्या डेट याद रखना जरूरी है? बिल्कुल याद रखना जरूरी है, क्योंकि पूछा गया है, एसएसबी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। तो 22 जुलाई 1947 को आप देख सकते हो डेट, इस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेशनल सॉन्ग है और जो हमारा नेशनल एंथम है उसको भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अप्रूव किया। कहा कि हाँ ये जो है जैसे जन गण मन है, इसको ये जो है ये हमारा नेशनल सॉन्ग एंथम रहेगा। ठीक है, जन गण मन को नेशनल एंथम डिक्लेयर किया गया। ठीक है, ये किसने? ये ऑफिशियली हमने कब माना? शाबाश, ये 24 जनवरी 1950 को हमने माना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में सुनो। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ठीक है, हमारा जो नेशनल एंथम है दैट इज जन गण मन, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अप्रूव किया? डेट बता दीजिए, बताइए। 24 जनवरी 1950 को। हाँ ठीक है, मैंने सीक्वेंस जानबूझ के जो है ऐसे ही रखी है, क्योंकि देखिए यहां पे 2-3 चीजें जो है मैंने सीक्वेंस में रखी हैं ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को आपको 3 चीजें याद रखनी है, 3-4 चीजें जो इस दिन हुई थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस दिन किए थे। ठीक है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, वरना आपको ये डेट्स याद ऐसे नहीं रहेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, आप 24 जनवरी 1950 के दिन जो भी चीजें हुई थी वो आप एक साथ पढ़िए। जैसे मैंने आपको बोला 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया। हाँ, और याद रखिए मैंने पहले आपको बोला था कि फाइनल सेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है वो भी इसी दिन हुआ था। ठीक है, उसके बाद 24 जनवरी 1950 यानी कि जब ये लास्ट फाइनल सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसी दिन क्या किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उसको चूज किया गया एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, मैंने पहले ही बोला था ना, इंटीरियम प्रेसिडेंट डॉक्टर सगी जनार्दन सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया था, उसको कंट्री का प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया था, लेकिन उस टाइम पे उसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया था। अब 24 जनवरी 1950 जो है, जो लास्ट सेशन था, इस दिन क्या किया गया? इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अब कहा गया, हम आपको भारत का पहला जो राष्ट्रपति है वो हम आपको बना रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आपने क्या याद रखा है? 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, फाइनल सेशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस ये कुछ कीवर्ड्स जो आपको याद रखने हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, कोई पूछेगा आपको ये बताइए कि टोटल सेशंस कितने हुए? कितने टोटल सेशंस हुए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितने टोटल सेशन किए? तो याद रखना 11। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 11 18 याद रखिए आप। 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में लगा। ठीक है, ये पूछा जाएगा, कोई ये बताओ कितना खर्चा आया, कितना एक्सपेंडिचर आया, कितना खर्च आया, पैसा कितना लगा? तो 64 लाख हमें लगा। कितना? 64 लाख रुपीस जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का खर्चा आया। ठीक है, हाँ, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट कब किया? ये आप देखोगे कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट मतलब ये समझ लीजिए आप कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने जो लिखना है वो हमने फाइनलाइज कब किया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने लिखना कंप्लीट कब किया, लिखना कंप्लीट कब किया? तो वो हमने 26 नवंबर 1949 को किया। फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू कब से हुआ, वो अप्लाई कब से होने लगा? इस कॉन्स्टिट्यूशन को, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हमने कब से इस्तेमाल किया कंट्री को गवर्न करने में, किस डेट से? तो याद रखिए वो है 26 जनवरी 1950। तो आपने याद रखा कि अडॉप्ट जो है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। उसके बाद 2 महीने बाद से ये हमारे ऊपर अप्लाई होने लगा, हमारी कंट्री के ऊपर अप्लाई होने लगा, हमारे सिटीजन्स के ऊपर ये अप्लाई होने लगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। हाँ, 26 जनवरी 1950 जो है वो रिपब्लिक डे, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा ना, ये बताओ 26 जनवरी 1950 के दिन क्या हुआ, उस दिन एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स हुआ। ठीक है, और दूसरी बात ये याद रखना, उसी दिन इंडिया जो है वो रिपब्लिक बना। क्या बना? रिपब्लिक। एक देखिए, दो टर्म्स हैं, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकती हैं। एक है रिपब्लिक, दूसरा है इंडिपेंडेंट इंडिया।
26 जनवरी को हम आजाद नहीं हुए, याद रखना। हम 26 जनवरी 1950 से पहले ही आजाद हुए थे। सर हम आजाद कब हुए थे फिर? अगर कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से लागू हो रहा है तो आजाद कब हुए थे? आजादी जो है ना वो हमें 15 अगस्त 1947 को ही मिली थी। उसके बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। फिर भारत जो है वो 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बना, आजाद नहीं, रिपब्लिक। आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। हाँ, जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बताइए, जिस दिन लास्ट सेशन था, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को सिग्नेचर करना था। हाँ जी, हम ये फाइनलाइज कर रहे हैं, ठीक है, हमने कंप्लीट किया ये लिखना, लास्ट पे अब सिग्नेचर चाहिए था। तो याद रखिएगा वो सिग्नेचर जो है ना, वहां पे उस टाइम पे कितने मेंबर्स थे, वहां पे उस टाइम पे कितने मेंबर्स थे जिस टाइम पे ये फाइनलाइज हो रहा था ना कि हाँ अब हमने ये जो है कंप्लीट किया है, अब आज से कोई सेशन नहीं होगा। तो उस टाइम पे एक सिग्नेचर देने के लिए कितने मेंबर्स थे? ओनली 284 आउट ऑफ 299 मेंबर। आपको याद होगा, मैंने पहले भी बोला आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो 299 मेंबर्स ने लिखी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे भाग गए थे, वरना 389 थे। वो आपको याद है ना, क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के थे, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर जिस दिन करना था तो उस दिन 284 मेंबर्स ही थे, बाकी या तो बीमार थे या तो किसी की डेथ हुई थी, जो भी था, लेकिन 284 मेंबर्स ही थे। यहां तक समझ आया ना? हाँ, यहां पे क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन रेज यहां पे होता है कि अगर 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन लिखना जो है वो हमने बंद किया, हो गया कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद 2 महीने हमें क्यों लगे इसको इनफोर्स करने में? यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये क्यों नहीं कहा कि 26 नवंबर 1949 से आज से ये लागू होगा? अगर हमने कंप्लीट किया था ये कॉन्स्टिट्यूशन तो उसी दिन से क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि देखिए इन्होंने ये जानबूझ के इसको थोड़ा क्या किया, शाबाश, इन्होंने डिले किया इसको इन्फोर्स करना। क्यों? ये चाहते थे कि हम 26 जनवरी आए, ठीक है, 26 जनवरी को से ही हम इसको इन्फोर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 26 जनवरी 1930 20 साल पहले हमने इसी 26 जनवरी के दिन एक डिमांड जो की थी, डिमांड जो है वो हमने स्टार्ट की थी ब्रिटिशर से, वो था पूर्णा स्वराज। वो था पूर्णा स्वराज। मेरे दोस्तों, पूर्णा स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस मैंने आपको कल भी बताया, डोमिनियन स्टेट्स और कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है उसमें फर्क है। तो इन्होंने बोला था कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्णा स्वराज चाहिए। कब बोला था? 26 जनवरी 1930 को। 1930 अब याद रखने की जरूरत नहीं भी है, लेकिन फोकस यहां पे करो आप 26 जनवरी को। तो इसीलिए अब इन्होंने बोला हमने कंप्लीट किया है लिखना कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम इसको 26 जनवरी को आप आने दो, उसी दिन से हम इसको अप्लाई करेंगे, ताकि हम ये एक याद रहेगा, यादगारी में, इसकी यादगारी में, किसकी? पूर्णा स्वराज की यादगारी में, उसकी एनिवर्सरी भी आने वाली थी। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि हमें ये याद रहेगा कि इसी 26 जनवरी से हमने स्टार्ट किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगना, और इसी 26 जनवरी को आज हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम इनैक्ट करा रहे हैं। इनैक्ट अगर आपको आएगा ना, इनैक्ट या इनफोर्स, इनैक्ट ENACT, इनैक्ट या इनफोर्स जो है, इनफोर्स ENFORC, इनफोर्स, ये एक ही है। तो इनैक्ट कब हुआ, इनफोर्स कब हुआ? वो 26 जनवरी 1950 से कोई हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हाँ, अगर कोई ये पूछेगा ना, हु वाज कैलीग्राफर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कैलीग्राफर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो किसने लिखा है? जैसे आप किसी को बोलते हैं ना, प्लीज मेरे असाइनमेंट बना के दोगे क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी है, ऐसे ही मान लीजिए जो प्रेम बिहारी रायजादा साहब जो थे, इसकी हैंड राइटिंग अच्छी थी, इसने इटैलिक स्टाइल में जैसे होता है ना कर्सिव राइटिंग वगैरह, उसी तरीके से इटैलिक फॉर्मेट होता है, तो इटैलिक स्टाइल में इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, ठीक है। तो इसको फिर डेकोरेट और ब्यूटीफाई किया थोड़ा सा, फिर डेकोरेशन किसने की? नंदलाल बोस और BR सिन्हा ने, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि हिंदी वर्जन जो है, हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक तो इंग्लिश जो है, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंग्लिश में लिखा था, उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया गया हिंदी में भी। तो हिंदी वर्जन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो किसने लिखा? वो वसंत कृष्णा वादिया ने लिखा। किसने? वसंत कृष्णा वादिया ने लिखा। और हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किसने किया? उसको भी नंदलाल बोस ने ही डेकोरेट किया, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना मेरे दोस्तों, ये 2 काम कर रही थी। क्या कर रही थी? 2 काम कर रही थी। एक, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी। क्या लिख रही थी? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी। और दूसरा काम ये कर रही थी, ये एज ए पार्लियामेंट जो है, एज ए पार्लियामेंट भी सर्व कर रही थी।
ठीक है, अब आप बताओगे कैसे। देखिए, जो फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है ना, वो 19, हाँ, इट सर्व्ड एज फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1952। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इट सर्व्ड एज फर्स्ट पार्लियामेंट। हमने चुना था ना इनको, इन मेंबर्स को, फिर हमने बोला अब अभी हम इलेक्शन नहीं करा सकते इंडिया में, अभी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना ही रहे हैं, क्योंकि अभी वो रूल लिखा ही नहीं गया है कि ये जो इलेक्शन है वो कैसे होंगे, अभी तो रूल हमने लिखे ही नहीं है इलेक्शन कैसा होगा, तो हम इलेक्शन कैसे करेंगे। तो इसलिए इन्होंने बोला कि हम अभी पार्लियामेंट जो है नहीं, पार्लियामेंट के मेंबर्स नहीं चुनेंगे। जो इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे 299, इनको ही आप पार्लियामेंट के मेंबर भी रखो। ठीक है, ये फिलहाल पार्लियामेंट का काम भी करेंगे। तो इसलिए फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो 1947 से 1952 तक इन्होंने सर्व किया एज फर्स्ट पार्लियामेंट। ठीक है, तो उसके बाद हमारे जो पहले जनरल इलेक्शंस हुए, जिसको आप बोलेंगे एमपी के इलेक्शंस, पार्लियामेंट के इलेक्शंस, वो 1951-52 में हुए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये काम कर रही थी एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी, वो मैंने आपको पहले ही बोला। तो उसका जो प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, पहले ही मैंने आपको बोला 11 दिसंबर को इसको चुना गया था एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन देखिए, ये दो तरीके की मीटिंग कर रहे थे। एक मीटिंग ये कर रहे थे कि ये जो है ना, ये आप ये कह सकते हो कि ये मीट कर रहे थे एज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा, ये मीट कर रहे थे एज मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, पहले ही मैं बता चुका हूं आपको कि ये पार्लियामेंट का काम भी कर रहे थे और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम भी कर रहे थे। जिस दिन, याद रखिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जिस दिन ये एज ए पार्लियामेंट मीट कर रही थी, तो उस दिन इसका जो प्रेसिडेंट है ना मेरे दोस्तों, वो होता था जीवी मावलंकर साहब। मैंने बोला जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट कर रही थी एज पार्लियामेंट, उस दिन उसका प्रेसिडेंट कौन होता था? जीवी मावलंकर। और जिस दिन मीट कर रही थी एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस दिन प्रेसिडेंट होता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया जो है, इंडिया वाज डोमिनियन। डोमिनियन मैंने आपको कल बोला, डोमिनियन में क्या होता है, हाँ, आजादी कंट्री को मिलती है, लेकिन वो पूरी आजादी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि डोमिनियन, जिस कंट्री को डोमिनियन स्टेटस दिया जाता है ना, उसका जो आर्मी होता है ना, आर्मी और एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, दैट इज फॉरेन रिलेशंस जो है, ठीक है, तो वो ये दो चीजें जो है ना, ये उसको नहीं दी जाती हैं। तो इसका मतलब है ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है। जब आर्मी ही किसी फॉरेन कंट्री के अंडर होगी तो फायदा क्या उस आजादी का। तो इसीलिए आप याद रखोगे, हाँ, 15 अगस्त 1947 को जो हम बोल रहे हैं ना कि इस दिन हमें आजादी मिली, इस दिन हमें कंप्लीट आजादी नहीं मिली थी। तो इस दिन इंडिया जो है वो डोमिनियन बना था। क्या बना था? डोमिनियन। यानी कि ब्रिटिशर्स ने बोला था जाओ बनाओ आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिलहाल के लिए आपकी आर्मी और आपका ये रिलेशन है, फॉरेन रिलेशन, वो हम खुद संभालेंगे। तो आप याद रखोगे 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत जो है इसको डोमिनियन स्टेटस रहा। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को ही ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपने पावर जो है वो ट्रांसफर किए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, शाबाश। पॉइंट्स 2-3 आप नोट कीजिए जल्दी, शाबाश। देखिए, आप बताओगे ये जो मेंबर्स है ना, जो 389 मेंबर्स चुने गए थे या 299 मेंबर्स, ये कैसे चुने गए थे? ये देखा गया था, अगर किसी एरिया में, ठीक है, किसी एरिया में अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन है ना, 1 मिलियन पॉपुलेशन से एक सीट जो है एक मेंबर आएगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी एरिया में 1 मिलियन पॉपुलेशन है तो वहां से एक मेंबर आएगा। अगर किसी एरिया में 2 मिलियन पॉपुलेशन है, 1 मिलियन अगर है तो 1 मेंबर आएगा, 2 मिलियन है तो 2 मेंबर आएंगे, 3 मिलियन है तो 3 मेंबर आएंगे, यानी कि 1 मिलियन जो है, 1 मिलियन के लिए एक मेंबर चुना जाना था। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बोला था ना कि 4 मेंबर जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आने वाले थे, तो वो जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी वो कौन कौन सी थी? याद रखिएगा, एक थी उसमें दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, और दूसरा था अजमेर मीरावारा, ठीक है, अजमेर मीरावारा, और था कूर्ग तीसरा, चौथा था बलोचिस्तान। तो ये 4 जो थे, ये क्या थी? ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी। अब याद रहेगा ना? शाबाश। हाँ, अब ध्यान दीजिए, जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो कंप्लीट हुआ, जिस टाइम पे वो इनफोर्स हुआ, तो उस टाइम पे टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? एक प्रेम्बल था, ठीक है,
एक प्रेम्बल था, पढ़ाऊंगा मैं आपको अलग से। प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल मान लीजिए एक इंट्रोडक्शन, एक पेज है, इंट्रोडक्शन का एक पेज, ठीक है। और दूसरा क्या था? 395 आर्टिकल्स थे। हाउ मेनी आर्टिकल्स वायर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950? तो 395 आर्टिकल्स उस टाइम पे थे जिस टाइम पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना जो है वो कंप्लीट किया, ठीक है। और कितने पार्ट्स थे? तो याद रखिएगा 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल थे, ठीक है। और अगर ये पूछा जाएगा ना कितने शेड्यूल्स थे, स्केड्यूल पढ़िए, शेड्यूल पढ़िए, एक ही बात है, तो 8 स्केड्यूल्स थे। कितने? 8 स्केड्यूल्स। याद रखा ना, कितने पार्ट्स? 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स, 8 स्केड्यूल्स और एक प्रेम्बल था, ठीक है। ये 1949 में इतना था, है ना, या 1950 में, जिस टाइम पे ये अडॉप्ट हुआ, जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ, तो उस टाइम पे इतने सारे आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल, ठीक है। बाकी देखिए मैं एक भी पॉइंट स्किप नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे पता है कौन कौन से पॉइंट मैंने अभी नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ना, मैंने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनको मिलाया है, उनको मैंने एक ही चैप्टर में इंक्लूड किया हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें मैं फंडामेंटल राइट्स भी आपको पढ़ाऊंगा, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाऊंगा, शेड्यूल्स भी पढ़ाऊंगा, कहाँ कहाँ से बारो किया गया वो भी पढ़ाऊंगा। अब घबराओ मत, ठीक है, आप बस मेहनत करते रहिएगा। और थोड़ा सा जो अपने आप को ये फ्रेंड्स वगैरह हैं, अगर आपको लगता है, तभी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, इससे आपको यहाँ पे कुछ समझ आता है, तो आप प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा इन्वॉल्व कीजिएगा, उनसे भी ये शेयर कीजिएगा। तो हाँ, बाकी कोई भी कंफ्यूजन होगा पर्सनली आप पूछ सकते हो। मैंने आपको बोला है रात के 8 बजे के बाद, ठीक है, इवनिंग 8 बजे के बाद आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो, लेकिन सुबह 4 बजे तक, ठीक है, मॉर्निंग 4 बजे तक, ठीक है ना। तो चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।